I am Mahindra Rao and I am a chartered wealth manager. I hold a chartered wealth manager, chartered holder degree from American Academy of Financial Management. Also, I have completed my qualified personal finance professional course from Network FP. This, this is the degree which I hold. And when we talk about the company, Nostrella, we started operation in 2017. And currently, we are managing asset under management of 25 plus crore. And for the individual clients, we are managing 450 individual clients and 250 families. So we are in currently 7th year of operations, and this is a small brief about Mahindra Rao and Nostella as a company, right? So this was all about us, and I am now starting with the presentation. I'll share the screen again. मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ. सो आज का टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. होप एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन. Yes, sir. सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट्स जब आप करते हैं, जब आप समझते हैं, ठीक है, और जब उसका बेनिफिट लेते हैं, ठीक है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो रन करता है, विच विल हेल्प यू टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसको हमने 3 डिफरेंट पार्ट में ब्रेकअप करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आज, जहाँ पे हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, बेनिफिट्स क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के, और व्हाट आर द 7 पॉइंट्स एक्शन प्लान जो मैं कर सकता हूँ जिससे मैं उसके बेनिफिट ले सकता हूँ. ठीक है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए मुझे समझना है कि ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म पे, और दूसरा ये फोकस करता है टू स्टार्ट अर्ली. ठीक है, आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिट ज़्यादा ले पाओगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, और जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे उतना आप बेनिफिट ले पाओगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पर्सन है जो सुबह 8 बजे उठता है और 10 बजे ऑफिस पहुंचता है, अपने काम की शुरुआत करता है, 8 बजे वाइंड ऑफ करता है. उसके सामने एक और बंदा है, एक और मिस्टर बी है जो सुबह 4 बजे उठता है और 6 बजे काम की शुरुआत करता है. सो हु इज़ एट द बेनिफिट मोर? द पर्सन हु इज स्टार्टिंग अर्ली, हु इज़ वेकिंग अप अर्ली. तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहता है. जहाँ पे आप इन्वेस्ट अर्ली करना शुरू करते हो तो यू गेट फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स टू वर्क. यर यू गेट फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ ईयर्स ऑफ योर मनी टू ग्रो. ठीक है. आप यहाँ पे जल्दी उठ के 3-4 घंटे का बेनिफिट ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे आप 3-4 साल पहले इन्वेस्ट करके यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा ले पाते हैं. और आपको दूसरा फोकस करना है लॉन्ग टर्म पे. ये सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+r डिवाइड बाई 100 टी. सो हमारा फोकस क्या होता है? आर पे. आर क्या है इसमें? विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहाँ पे फोकस करते हैं कि मेरा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 12% मिला, 14% मिला, 16% मिला, 18% मिला. बट हम क्या भूल जाते हैं कि जो रेस टू टी वाला जो फॉर्मूला है वो हम भूल जाते हैं, जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. टी यहाँ पे होता है टाइम, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हम टाइम इन्वेस्टमेंट को देना भूल जाते हैं, हम रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है. जितना लॉन्ग पीरियड के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा उतना मैं ज़्यादा पैसा बना पाऊँगा, रादर इंटरेस्ट पे फोकस करके. बिकॉज रिटर्न्स मेरा बाई प्रोडक्ट है, इट विल डिपेंड ऑन मार्केट, इट इज़ नो गारंटी. राइट. मुझे कोई गारंटी नहीं मिलती कि मुझे इसमें से रिटर्न्स कितना मिलेगा, कितना मिल सकता है. इट विल बी फ्लक्चुएटिंग, इट विल नॉट बी फिक्स्ड. It can be 12%, it can be 14%, it can be 16%. But what I can focus and what I can rely on is time. मैं 5 साल तक इन्वेस्ट करूँगा, मैं 10 साल इन्वेस्ट करूँगा, मैं 15 साल इन्वेस्ट करूँगा, मैं 20 साल करूँगा, मैं 25 साल करूँगा, मैं 30 साल करूँगा. जितना लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करूँगा उतना मेरा रिटर्न्स और मेरा पैसा उतना ज़्यादा बनेगा, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. सो यहाँ पे आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है, जो ब्याज पे आप ब्याज बनाते हो, वो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के देता है ओवर अ लॉन्ग टेन्योर, राइट। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो 15,000 रुपये एवरी मंथ। अब जब 15,000 रुपये एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बनेगा जब ये पैसा आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए या 40 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके रखते हैं, राइट। सो इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 5 ईयर्स, तो मैंने 15,000 रुपये अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मैंने मेरी पॉकेट से जो इन्वेस्ट किया है दैट इज़ 9 लाख। सो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? 12 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, राइट। अगर यही पैसा मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो मेरी पॉकेट से मैंने इन्वेस्ट किया 18 लैक्स, तो फ्यूचर वैल्यू जो आनी है वो है 34 लैक्स। यही 15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया तो मैंने इन्वेस्ट किया 27 लाख और मेरी फ्यूचर वैल्यू जो आएगी दैट इज 75 लैक्स। 20 ईयर्स के लिए 36 लैक्स एंड द फ्यूचर वैल्यू विल बी 1.5 करोड़। सेम अगर मैं 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी पॉकेट से मैंने सिर्फ 75 लाख इन्वेस्ट किया और मुझे जो मिला है वो है 18 करोड़ इन फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। सो मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ 75 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ 40 ईयर्स में, बट मेरा पैसा जो ग्रो हो रहा है, जो फ्यूचर वैल्यू मुझे मिल रही है ओवर एंड अबाउ माई इन्वेस्टमेंट इज 17.25 करोड़। मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा है और मुझे जो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या फोकस किया, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट यहाँ पे मैंने फोकस किया टेन्योर पे। तो मैंने ज़्यादा टेन्योर के लिए इन्वेस्ट किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं है, बट मैं 18 करोड़ रुपया फ्यूचर वैल्यू में बना रहा हूँ इंक्लूडिंग माई प्रिंसिपल। सो 17.25 करोड़ ओवर एंड अबाउ माई इन्वेस्टेड वैल्यू। So wealth creation depends more on discipline and patience rather than timing the markets perfectly. तो आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट आपको रिटर्न्स देगा। It is 45 years since Sensex has emerged in the market से 1979 में लॉन्च हुआ था at 100 point. Now we are at somewhere around 75,000 points. Imagine the growth it has given in the last 45 years. And imagine the money you can grow in the next 40-45 years, right? So इतना बड़ा longevity आपको देना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाओ। एंड सेंसेक्स ने लास्ट 45 ईयर्स में 15% रिटर्न्स दिया है, 15%। ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स मैंने जो दिखाई है आपको स्क्रीन पे, दैट इज़ ओनली 12% पर एनम बेसिस पे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है। वो एक छोटा सा मार्बल रहेगा, वो मार्बल अगर माउंटेन से नीचे रोल डाउन करता है तो इट बिकम्स अ जाइजेंटिक स्नोबॉल, ठीक है। सो योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो वैल्यू इन टाइम। आपको रिटर्न्स पे फोकस नहीं करना है, टेन्योर पे ज़्यादा फोकस करना है। सो जस्ट लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस्टर वॉरेन बफे, हु इज़ अ लिविंग लेजेंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग हिज ओन वेल्थ इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट। सो where does his money comes from? So Warren Buffett says my wealth has come from a combination of living in America, some lucky genes and compound interest. उन्होंने एक्चुअल पैसा, जब आप देखोगे जो एक्चुअल पैसा उन्होंने बनाया, इट इज़ ओनली आफ्टर 66 ईयर्स, 72 ईयर्स, 83 ईयर्स एंड 89th ईयर। 17 बिलियन 59th ईयर में ही हैड ओनली $3.8 billion. Meanwhile, in the next 7 years, he created $17 billion. In the 83rd year, he created $58 billion. And in the 89th year, he created $70 billion. तो एक्चुअल ग्रोथ जो उनका पैसों को आया है, दैट हैज़ कम ओनली आफ्टर 55 years ऑफ एज, ठीक है। पहला $1 billion उन्होंने बनाया एट द एज ऑफ 56। नाउ फ्रॉम 56 to 89, इट इज़ 56 to 89, इट इज़ 33 years, राइट। सो 33 ईयर्स में उनका एक्चुअल वेल्थ क्रिएट हुआ है। जब आप देखोगे स्टार्ट उन्होंने किया था तब उनका पैसा कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था और $1 billion उनका कब बना था। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट वेल्थ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। सो जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, आप दो चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको इन्फ्लेशन भी समझना है, आपको कॉस्ट ऑफ डिले भी समझना है, राइट। आपको इन्फ्लेशन इसीलिए समझना है कि आपका पैसा
का कैपेसिटी वो इरोड करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट ऑफ डिले, आप जितना डिले करोगे उतना पैसा आपका इरोड होता रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उतना कॉर्पस आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये आपको समझना है विद एन एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल मैच, राइट। अभी भी आपको फुटबॉल का गेम अगर जीतना है तो आपको क्या करना है, आपको एक तो गोल कंसीव नहीं करना है, सामने वाली टीम को गोल मारने नहीं देना है, और उसके साथ साथ आपको गोल स्कोर भी करना है, राइट। इसीलिए फुटबॉल गेम में आप देखोगे इट इज़ अ मिक्स ऑफ डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स एंड स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स है जो गोल स्कोर करते हैं, डिफेंडर है जो गोल डिफेंड करते हैं। सो इस गेम में आपको क्या डिफेंड करना है, आपको गोल नहीं, सामने वाली ऑपोजिट टीम को गोल स्कोर नहीं करने देना है। सो आपको इन्फ्लेशन को डिफेंड करना है। इन्फ्लेशन आपका जो है वो विच ग्रोज एट 7% एवरी ईयर ऑन बेसिस, जितना हम लास्ट 15-20 ईयर्स का डेटा अगर देखते हैं, सो इट इज़ 7%। सो आपको आपका पैसा 7% से आपको डीग्रो होने से डिफेंड करना है। सबसे पहला गोल क्या है कि मेरा पैसा डीग्रो नहीं होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हाउ डू यू डू दैट, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू स्कोर द गोल्स। स्कोर द गोल्स इज मेरा पैसा 7% से ज़्यादा ग्रो होना चाहिए, राइट। अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है जो 7% की है, अगर इन्फ्लेशन 7% का है, तो मैंने सिर्फ गोल डिफेंड किया, तो मैं मैच फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखो तो मैंने मैच ड्रॉ किया। सो आई एम नॉट विनिंग द मैच बट आई एम नॉट ऑल्सो लूजिंग द मैच, राइट। सो मुझे देखना है कि मुझे गोल स्कोर भी करना है और गोल डिफेंड भी करना है। तो मुझे पैसा ना कि 7% से बट एटलीस्ट 12 to 14% से पैसा ग्रो करना है। तो 7% का पैसा तो मुझे मेरा गोल डिफेंड करने में चला जाएगा विच इज़ इन्फ्लेशन इन दिस सिनेरियो, एंड 7% का पैसा मुझे मेरा पैसा ग्रो करने में लगेगा। देन ओनली आई विल बी एबल टू क्रिएट माई वेल्थ, राइट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। अगर इक्विटी आपको 14% रिटर्न्स दे रहा है या 12% रिटर्न्स दे रहा है, सो दिस इज हेल्पिंग यू टू बीट इन्फ्लेशन ऑफ 7% एंड ग्रो योर मनी बाय 5% to 7%, राइट। सो आपने अपना गोल भी डिफेंड किया विच इज यू आर नॉट डिग्रोइंग योर मनी विच इन्फ्लेशन डज। तो आपने इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो किया, जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको एक वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी की तरफ लेके चलता है। सो ये था 2 parts ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फर्स्ट वॉज इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ डिले। जितना आप डिले करते हो उतना कॉर्पस आप डिग्रो करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैंने 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर मैं 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने, तो मैं अगर 10% की रिटर्न्स अगर जनरेट कर पाता हूँ उस पोर्टफोलियो पे, तो देन आई क्रिएट अ वेल्थ ऑफ 1.13 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years इफ आई एम इन्वेस्टिंग 5,000 rupees। नाउ इफ आई डिले इट बाय 5 years, तो मेरा पैसा कितना बनेगा नेक्स्ट 25 years में, इट इज़ ओनली 92.87 lakhs। सो मैंने कितना कॉर्पस कम ग्रो किया विच इज़ 20 lakhs rupees। और यही चीज़ अगर मैं 10 साल से डिले किया तो मैंने अपना कॉर्पस कितना क्रिएट किया विच इज़ 75 lakh। मैंने अपना कॉर्पस कितना डीग्रो किया विच इज़ 37 lakh rupees। और यहाँ पे जब मैंने 30 years के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने SIP दी 5,000 की। जब मैंने 5 years लेट स्टार्ट किया तो मैंने SIP की थी 7,000 की। सो हियर आई एम इंक्रीजिंग माई SIP अमाउंट, आई एम इंक्रीजिंग माई सेविंग अमाउंट। 10 साल बाद जब मैं चालू करता हूँ तो भी मैं 10,000 रुपये से स्टार्ट करता हूँ, तो भी मैं जो कॉर्पस जो 5,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था उसको भी बेट नहीं कर पाता। मैंने अमाउंट बढ़ाया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, फिर भी मैं जो अमाउंट जो कॉर्पस 5 साल या 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करता उसको मैं बीट नहीं कर पाता, ठीक है। सो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जितना अर्ली आप स्टार्ट करें उतना आप बेनिफिट ज़्यादा ले पाएंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 year डिले, अगर मेरी एग्जांपल एक एज है 25 years की, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपये सालाना इन्वेस्ट किया है फॉर टिल द एज ऑफ 60। अगर मेरा 12% का रिटर्न्स अगर बन रहा है तो मैं क्रिएट करूँगा वेल्थ ऑफ 4.81 करोड़। अगर मैं 1 साल से डिले करता हूँ देन माई नेटवर्थ विल बी लेस बाई 52 lakhs, ठीक है। सो मैं 52 lakhs का वेल्थ इरोड करता हूँ इफ़ आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग 1 year लेट। सेम में हमने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे मैं 3 साल से डिले करता हूँ।
सेम एग्जांपल है, मेरी 25 साल की उम्र है, मैं हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 60 ईयर्स की एज तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें 12% का है, मैं 4.81 करोड़ क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं अगर 3 साल से डिले करता हूँ तो मैंने कितना वेल्थ लॉस्ट किया है, विच इज़ 1.41 करोड़, राइट। मैंने सिर्फ 3 साल से डिले किया। मैं 25 ईयर्स की एज से स्टार्ट कर रहा था, मैंने 28 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया, एंड द कॉर्पस विच आई विल बी क्रिएटिंग विल बी 1.4 करोड़ लेस। और यही एग्जाम्पल अगर मैं 6 ईयर्स के ले लेता हूँ, देन आई विल बी एबल टू क्रिएट 2.4 करोड़ लेस फॉर माई सेल्फ। समझे कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1 साल, 3 साल और 6 साल से अपना गोल या इन्वेस्टमेंट करना डिले कर देता हूँ, hence it is important that you start investing early and you should avoid delaying it in. जितना आप डिले करोगे उतना पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लगेगा टू क्रिएट द सेम वेल्थ फॉर जो किसी ने बहुत ही पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जिसने अर्ली इन्वेस्ट करना शुरू किया है, भले ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। सो 2 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, दैट इट हेल्प्स यू टू create wealth by beating inflation, and it helps you to create wealth more than the people who are delaying their investment over a period of time. So ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझी है, ठीक है, कि वाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, आर पे ज़्यादा फोकस ना करके हमें टी पे ज़्यादा फोकस करना है। आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी जो टाइम है, तो टाइम इज़ ऑफ मोर रिलेवेंस इन इन्वेस्टमेंट्स। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर बाई प्रोडक्ट्स। फिक्स डिपॉजिट 10 साल पहले एक एक्स रिटर्न देता था, लेकिन आज कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देता है। So I cannot keep on continuing the same rate of interest, right? Over a period of time in future, the rate of interest might be 8%, might be 10%, might be 12%, might be 14%, might be 20%. I don't know. As an investor, we don't know. So it is always important that we focus on time. जितना ज़्यादा लॉन्जिटिविटी के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा पैसा आप अपने लिए क्रिएट करोगे। Hence आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंस समझ के टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि रिटर्न्स पे, ठीक है। जब हमने आप इंपॉर्टेंस समझ लिया है तो अब हम समझते हैं कि इसकी बेनिफिट क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो समझ लिया, आज मैंने उसकी बेनिफिट इंपॉर्टेंस समझ ली कि मेरे लाइफ में, मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे वेल्थ क्रिएशन जर्नी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। So now let's understand the benefits of power of compounding. So key benefits of power of compounding क्या है? First, it is the potential for exponential growth. Second is lower risk and high returns. The third is it accelerates wealth accumulation, and the fourth is it helps meet long-term financial goals. राइट, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है वो हेल्प करेगा उनको मीट करने के लिए। सो लेट अंडरस्टैंड फॉर द पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जब पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम बात करते हैं कि अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, नाउ दैट मनी ग्रो, अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है 10 साल पहले, 2014 में मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, नाउ इफ माई मनी हैज़ ग्रोन बाई 10 टाइम्स, सो आज मेरे पास वो 10 रुपये है, करेक्ट। सो 1 रुपये से 10 रुपये की जर्नी इतनी बड़ी नहीं लगती। सो वी आर समवेयर अराउंड हियर, राइट। अब 10 रुपये जब 100 रुपये हो जाएंगे, नाउ इफ माई मनी ग्रोज बाई 10 टाइम्स फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज, दैट इज वेयर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कम्स, राइट। अब मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, जो 10 साल में कितना हुआ, 10 रुपये। अब यहाँ से अगर वो पैसा 10 गुना ग्रो करता है, 10 टाइम्स बनता है, तो कितना होगा, 100 रुपीज़। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years माई 1 rupee हैज़ ग्रोन टू 100 rupees, and that is the exponential growth I am talking about, and that is what the power of compounding helps me to grow my wealth too, कि मैं इतना पैसा यहाँ पे ऐसे ग्रो कर पाता हूँ। सो दैट इज़ द पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं 1 रुपी को कैसे 100 रुपीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये बेनिफिट मुझे लेना है मेरे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए। सो ये
दूसरा जो मेजर बेनिफिट है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मैं लोअर रिस्क लेता हूँ और हाई रिटर्न क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ. सो अगर 12% से मेरा पैसा कंपाउंड हो रहा है, सो इफ़ आई होल्ड इट फॉर 20 years ऑफ टाइम, आई विल बी ग्रोइंग एट समवेयर अराउंड 14 एंड हाफ. ये जो 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न बनता है, दैट कम्स थ्रू कंपाउंडिंग. ठीक है, जो ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज जो मेरा क्रिएट हुआ है, दैट मनी कम्स थ्रू माई कंपाउंडिंग. सो मुझे पैसा अगर डिसेंट रेट से ग्रो करा है, विच इज़ 12%, माई अनदर एक्स्ट्रा 2%, 2.5% कम्स फ्रॉम कंपाउंडिंग. एंड इमेजिन 20 ईयर्स पे ये एक्स्ट्रा 2.5% ईयरली बेसिस पे कितना वेल्थ क्रिएट करेगा मेरे लिए, राइट. सो लोग ये नहीं समझते कि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं क्रिएट करना है. लोग अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने के चक्कर पे बहुत सारी मिस्टेक्स कर बैठते हैं, राइट. सो आपको ये समझना है कि लो रिस्क लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स क्रिएट करने की कोशिश करनी है. ठीक है, वॉरेन बफे ने अपने जो लाइफ टाइम की वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, ही हैज़ grown his money by somewhere around 17 to 18%, but 17 to 18% on a yearly basis, right. He has not done any mistakes. Early years he might have made some mistakes, but उन्होंने लॉन्जिविटी को पे ज़्यादा फोकस किया है, कोई कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है. सो ही हैज़ इन्वेस्टेड एंड वेटेड फॉर लॉन्ग फॉर द कंपाउंडिंग इफेक्ट थ्रू फैक्टरी. ठीक है, उन्होंने 18% से अपना पैसा ग्रो किया है फॉर लास्ट 50 to 60 years. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट रन आफ्टर रिटर्न्स एंड फोकस मोर ऑन टाइम. तो आप उसमें क्या करते हो, आप कम रिस्क लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हो, राइट. जब आप ये बेनिफिट देखते हैं कंपाउंडिंग की, ये दो फैक्टर देखते हैं, तो आपका ये जो वेल्थ एक्यूमुलेशन को एक्सेलरेट करता है. जो ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 40 ईयर्स में आप कितना इन्वेस्ट करते हो. 15,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो पर मंथ बेसिस पे, यू आर इन्वेस्टिंग 75 लाख रुपीज़. 75 लाख रुपीज़ इज ग्रोइंग टू 18 करोड़ रुपीज़. सो ये जब आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करोगे ना, देन ऑल्सो यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट. अगर 7% का 6% का इन्फ्लेशन आप एडजस्ट करोगे, तो योर इन्फ्लेशन एडजस्टेड मनी विल बी, आप 75 लैक्स विल बी समवेयर अराउंड 8 to 9 crores. इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, जो आपकी पॉकेट से आप इन्वेस्ट करोगे. ठीक है, उसके बाद भी आपकी फ्यूचर वैल्यू जो ग्रो हो रही है वो 18 crores. सो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी यू विल बी एबल टू जनरेट 9 crore ऑफ एक्स्ट्रा वेल्थ फॉर योर सेल्फ, राइट. सो दिस इज हाउ इट एक्सेलरेट्स वेल्थ एक्यूमुलेशन. सो आपका पैसा कैसे ग्रो होना चाहिए. अगर मेरी कैपेसिटी आज 1 BHK खरीदने की है, ठीक है, 5 साल बाद 10 साल बाद भी मैं जाकर कल उठकर 1 BHK ही परचेज कर पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया मेरे पैसों के साथ, मैंने उसको सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड किया है, मैंने अपना वेल्थ क्रिएट नहीं किया. If after 5 years or 10 years, if I am able to buy a 2 BHK or a 3 BHK or a 5 BHK, that's when I am creating wealth for myself. अगर मैं आज 1 BHK ले पा रहा हूँ और 10 साल बाद भी 1 ही BHK ले पा रहा हूँ, मैंने अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट किया या रियल एस्टेट कॉस्ट प्राइस एडजस्ट किया. I have not created wealth for myself, right? So you have to understand. Whenever you are doing investments, you have to accelerate the wealth accumulation by beating inflation. And जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, जितना आपका एक डिसेंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, दैट इज़ व्हेन यू विल बी क्रिएटिंग वेल्थ फॉर योरसेल्फ, राइट. सबसे बड़ा बेनिफिट है जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं, इट विल हेल्प यू टू मीट ऑल योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. ठीक है, मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कब फैक्टर इन करता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है वो आपको मीट करता है. जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, दैट इज नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट. अगर 1 साल में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, सो दैट वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसमें फैक्टर इन करेगा ही नहीं, राइट. 1 साल के गोल है, 3 साल के गोल है, 5 साल के गोल है. जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स है, इफ़ आई एम प्लानिंग टू बाय अ हाउस फॉर माई सेल्फ,
डाउन द लाइन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, जहाँ पे मैंने पूरा कैश दे के घर खरीदा है विदाउट गोइंग फॉर अ लोन, ठीक है। तो मैं यहाँ लोन की बात नहीं कर रहा कि घर तो मैं आज भी ले सकता हूँ, ठीक है। जब मैं घर बिना लोन के अगर लेने जाऊँ तो मेरे पास उतना वेल्थ है क्या, उतना पैसा मेरे पास अवेलेबल है क्या। सो इफ़ आई एम बाइंग माई हाउस, सो इट विल हेल्प मी टू बाय माई हाउस विच इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। मैं अगर एक गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक यू बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, जहाँ पे मैंने अगर गाड़ी खरीदनी है जो डाउन द लाइन 5 ईयर्स का गोल है मेरा, आई एम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, मैं 30 साल का हूँ, और 5 साल के बाद जब मैं 35 का हो जाऊँगा, 35 ईयर्स का हो जाऊँगा, तब मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो व्हाट आई विल डू इज़, अगर मैंने 15,000 रुपये की SIP करी है, ठीक है, तो मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 9 लाख रुपीज़। अब ये पैसा मेरा ग्रो हो जाएगा 12 लाख रुपीज़। नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज़, ये जो मेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है गाड़ी बाय करने का, दैट विल बी ईजीली अचीवेबल, राइट। और डाउन द लाइन अगर मेरी रिटायरमेंट की गोल है, इफ़ आई एम एट 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज, मेरा रिटायरमेंट इज समवेयर अराउंड 30 to 40 ईयर्स अवे, सो अगर मैं रिटायरमेंट के लिए एट द एज ऑफ 25-30 ईयर्स से प्लानिंग करनी शुरू करूँ, देन आई विल बी एबल टू क्रिएट अ रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर माई सेल्फ। जो ये मेरा रिटायरमेंट का गोल है वो मैं मीट कर सकता हूँ। नाउ इफ़ आई हैव अ मैरिड गाय विथ 1 or 2 चाइल्ड, अगर मैं मेरे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्लान करता हूँ, तो मैं द गोल विच इज़ समवेयर अराउंड 15 to 20 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ माई चाइल्ड, तो मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता हूँ सो दैट इट कैन हेल्प मी बीट माई फाइनेंशियल गोल्स ऑफ माई चाइल्ड हायर एजुकेशन। तो मैं 15 साल में 27 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, जो ग्रो होगा 75 लाख से, एंड दिस 75 lakhs आई कैन यूटिलाइज टू फंड माई sons or daughters higher education, right? So this is how it will help you to meet your long term financial goals, ठीक है। मुझे मेरे बच्चे के शादी की प्लानिंग करनी है, ठीक है। इन इंडिया मैरिज इज कॉस्ट यू अ लॉट, राइट। उसके लिए जब भी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज आज से ही प्लान कर, जब वो फर्स्ट डे से प्लान करती है जब एक घर पे बच्चा पैदा होता है, आइदर इट कैन बी अ सन और अ डॉटर, राइट। जो फर्स्ट डे से वो लोग प्लान कर लेते हैं उनके मैरिज की जो कॉस्ट है, इट कैन बी ह्यूमंगस। बट नाउ इफ यू सी द करंट ट्रेंड ऑल्सो, everyone is going for a big fat Indian weddings, right? So कम से कम कॉस्ट आज का भी मैं पकड़ूँ तो इट विल बी समवेयर अराउंड 10 to 15 lakhs। सो 10 to 15 lakhs का कॉस्ट डाउन द लाइन, अगर मेरा बेटा पर 5 साल का है, डाउन द लाइन 15-20 ईयर्स अगर वो मैं उसकी शादी कराने की सोचता हूँ, देन ऑल्सो आई विल बी रिक्वायरिंग सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी। सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट से आई विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। सो यहाँ क्या हो रहा है, मेरे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट से आई एम एबल टू अचीव ऑल माई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे वो गाड़ी खरीदनी हो, बच्चे की शादी हो, लॉन्ग ड्रीम वैकेशंस मुझे प्लान करना हो, अराउंड द वर्ल्ड अगर मुझे घूमना है, सो इट कॉस्ट अस अ बिग अमाउंट। मुझे चाइल्ड की हायर एजुकेशन फंडिंग करनी हो, या फिर मेरा खुद का एक रिटायरमेंट गोल अचीव करना हो। सो ये बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ये बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो में देखते हो, इट विल हेल्प यू टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। सो this comes to an end of the second part of the webinar today, which is the benefits of power of compounding. Hope you have taken a note of it, keep writing it and try to inculcate in your personal finance spaces. आप इसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस स्पेसिस में, कि बिकॉज इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, ठीक है। आपने इम्पोर्टेंस समझ लिया, हमने बेनिफिट समझ लिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के। तो सो फार सो गुड, होप यू हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Yes. Okay, so now good. So now we have to understand the 7 points action plan. जब आप 7 point action plan समझने की कोशिश समझेंगे तो इसको एक्शन में कैसे डालना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम एक्शन में कैसे डालेंगे, वो हमें समझना है,
राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो समझ लिया, बेनिफिट्स उसका समझ लिया, उसका इंपॉर्टेंस समझ लिया। तो अब हमें समझना है कि व्हाट आर द 7 पॉइंट्स एक्शन प्लान दैट वी नीड टू टेक द एडवांटेज, टेक द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो टू गेट द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। ठीक है, आज अब मैं कोई भी एज पे खड़ा हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं 35 साल का हूँ, मैं 45 का हूँ, मैं 55 का हूँ, राइट। मैंने अगर इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, मैंने अगर वो बेनिफिट नहीं लिया है, तो आई हैव टू डू इज पहले स्टार्ट करना है। व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दैट इज द पॉइंट व्हेन आई विल डू द कैलकुलेशन, विल डू द मैथमेटिक्स लेटर ऑन, राइट। पहले मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना है, भले ही वो 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो, 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो, 50,000 की इन्वेस्टमेंट हो या 5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट हो, राइट। मुझे इन्वेस्ट अर्ली स्टार्ट करना है, राइट, टू टेक द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिले। मैं 1 साल से डिले करता हूँ, मैं 3 साल से डिले करता हूँ, मैं 6 साल से डिले करता हूँ, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन माई पोर्टफोलियो, what is the impact on my wealth creation that will be happening, right? So जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, I will be able to take the major advantages of power of compounding. If my money grows at 10% or 12% also, I will be making more wealth than a person who is starting late. जो लेट स्टार्ट कर रहा है, भले ही वो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न से इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है या फिर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है हर महीने, देन ऑल्सो आई विल बी एट अ मोर बेनिफिट, राइट, बिकॉज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली। सो मैं जब इन्वेस्ट अर्ली करना शुरू करता हूँ, देन आई विल बी एबल टू टेक मेजर बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट एंड द रिटर्न्स दैट आई विल बी क्रिएटिंग ऑन माई वेल्थ, राइट। सेकेंड है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली, राइट। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन मिड वे में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं या फिर उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। सो व्हाट हैम्पर्स हियर इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो आपका बेनिफिट रहता है, वो आपका बेनिफिट टूट जाता है। आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टेड रहना है, देन इट विल हेल्प्स यू टू क्रिएट योर वेल्थ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करते रहोगे, इफ़ यू डू नॉट कीप ऑन वाटरिंग द प्लांट, इट विल नॉट बी ग्रोइंग दैट फास्ट। आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है और कंसिस्टेंट रहना है इन्वेस्टमेंट में, आपको चेंज नहीं करना है आपका इन्वेस्टमेंट, और आपको उसमें से विड्रॉ भी नहीं करना है। इफ़ समवन फॉर एग्जाम्पल, कंसिस्टेंटली का मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आई विल शेयर यू वन स्क्रीन ऑफ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। सो HDFC का फ्लेक्सी कैप, होप यू आर एबल टू सी दिस। मैंने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ। उसकी करंट NAV जो चल रही है, दैट इज समवेयर अराउंड 1600 रुपीज, राइट। दिस फंड वॉज लॉन्च्ड इन 1st Jan 1995. Returns what this fund has made is somewhere around 19% since launch, right? 50,000 करोड़ का फंड। आई एम नॉट गोइंग इनटू द फंड के जो डिटेल्स है, मैं खाली ये समझा रहा हूँ कि अगर 1995 में किसी ने ये फंड में इन्वेस्ट किया होता, ये फंड ने 19% रिटर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर सेल्फ व्हेन यू आर इन्वेस्टेड कंसिस्टेंटली। सो आपको ये बेनिफिट समझना है, टू गेट द बेनिफिट आपको इन्वेस्टेड रहना है कंसिस्टेंटली टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, राइट, एंड कंटिन्यूसली उसमें इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अगर 30 ईयर से इफ अ फंड इज एबल टू जनरेट 19% रिटर्न्स, इमेजिन द वेल्थ यू विल बी क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। इमेजिन 30 years इज नॉट अ स्मॉल टाइम, इट इज़ ए लॉन्ग टाइम, राइट। तो अगर आपने 19% से अगर वो फंड में से वेल्थ क्रिएट किया, उसमें इन्वेस्ट किया होता, यू वुड हैव क्रिएट अ ह्यूमंगस वेल्थ फॉर योर सेल्फ, राइट। द थर्ड बेनिफिट, थर्ड एक्शन प्लान दैट यू हैव टू टेक केयर इज योर री-इन्वेस्ट योर अर्निंग्स। Many people tend to withdraw the investments, withdraw the earnings, whatever they have done from the investment, and spend it. जब आपको पैसा ग्रो करना है तो आपको वो पैसा री इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, उसमें से कोई आपको डिविडेंड मिल रहा है, राइट। अगर आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, इफ़ यू कीप ऑन री इन्वेस्टिंग दैट अर्निंग्स, ठीक है। आपने जो एग्जाम्पल ITC का कोई शेयर लिया है, ITC ने आपको
डिक्लेयर किया है, वही डिविडेंड आपने यूज़ किया टू बाय मोर शेयर्स ऑफ ITC, एंड यही चीज़ आपने रिपीट की फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. Imagine the number of shares you will be holding of ITC, and imagine the dividend you will be receiving after 15 years. Right? ITC is the good dividend paying stock. राइट अगर वही इन्वेस्टमेंट आपने डिविडेंड आपने री इन्वेस्ट किया आपकी पोर्टफोलियो क्रिएट करने में, नए शेयर्स बाई करने में, सो अगर आपने 500 स्टॉक होल्ड कर रहे थे तो डाउन द लाइन 10, 15, 20 years यू विल बी होल्डिंग समवेयर अराउंड 50,000 to 1 lakh shares, because there will be some splits, there will be some bonus which will be declared by the company, right? So आपने क्या किया है, आपने वो डिविडेंड री इन्वेस्ट किया है, so that will help you to take the advantage of power of compounding, that will help you to create a wealth over a period of time. So you have to understand that you have to reinvest your earnings for the first 10 years. It is very important. ठीक है, next 10, 15, 20 years अगर आप नहीं करते, it will not matter much, but initial 10 years of investment जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है, वहाँ पे आपको री इन्वेस्ट करते रहना है. आपकी जो भी अर्निंग्स, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट से आपको क्रिएट करके दे रही है. Correct. So it will help you to generate more earnings from your investments, and that will help you to create a humongous wealth for yourself. Right. The fourth important point that you have to understand out of the 7-point action plan is to diversify your portfolio. जितना आप डाइवर्सिफाइड रखेंगे पोर्टफोलियो, यू विल बी टेकिंग लेसर रिस्क ऑन द पोर्टफोलियो. सो एक एग्जाम्पल है, अब विच ऑफ द 2 images which is there on your screen, which is a more balanced diet? If for an example, if Mr. A is having only Reliance ka shares in his portfolio, and there is a Mr. B who is having 10 different companies ka stocks in his portfolio, which is a more balanced portfolio, right? So you have First to understand. First one. So you have to understand that आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी बैलेंस रहना चाहिए. दैट हैज़ टू बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, राइट? इट कैन नॉट बी ओनली इक्विटी, इट कैन नॉट बी ओनली डेट, इट कैन नॉट बी ओनली गोल्ड. एंड असेट एलोकेशन के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है. ठीक है, जो ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आपको समझना है. ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्क आपको कहाँ मिलता है? इक्विटी में. सबसे कम रिस्क आपको कहाँ मिलता है? डेट में. फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड में, वहाँ पे आप रिस्क कम ले रहे हो एंड आप रिटर्न्स कम जनरेट करो आपके लिए. सो रिटर्न्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिस्क विच यू टेक. ठीक है, आपने कम रिस्क लिया है तो आपको रिटर्न कम मिलेगा. ठीक है, आप दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड. आपने कम रिस्क लिए तो आपको रिटर्न्स कम मिलने वाला है. आपने कम रिटर्न मिल रहा है और आपने ज़्यादा रिस्क लिया है, देन इट इज़ नॉट अ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. ठीक है, मैंने डेट में इन्वेस्ट किया है तो मुझे पता है मैं कम रिस्क ले रहा हूँ. ठीक है, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे पता है मैं डेट फंड से ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. फॉर एग्जांपल, डेट विल बी जनरेटिंग 7 to 8% ऑफ रिटर्न्स, गोल्ड विल बी जनरेटिंग समवेयर अराउंड 9 to 10% ऑफ रिटर्न्स, रियल एस्टेट समवेयर अराउंड 11 to 13% ऑफ रिटर्न, बट इक्विटी विल बी गिविंग समवेयर अराउंड 12 to 15% ऑफ रिटर्न्स. तो मैं इक्विटी में रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, तो हैंस आई एम बेनिफिटेड बाय मोर रिटर्न्स. तो आपको समझना है कि आपके पोर्टफोलियो में आप कौन से इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क ले रहे हैं, एंड यू हैव टू बैलेंस दैट आउट. ठीक है, कम रिस्क लेना है और ज़्यादा रिटर्न बनाना है. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. ठीक, वेन एवर यू आर चेजिंग हाई रिटर्न्स, यू आर चेजिंग हायर रिस्क. जितना आप चेज करोगे हाई रिटर्न्स, उतना ज़्यादा रिस्क लेना आप लोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ हाई रिटर्न स्टॉक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ स्मॉल कैप कंपनी कम्स विद अ हायर रिस्क. ठीक है, वेन एवर देर विल बी अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, वेर एवर देर विल बी अ प्रॉब्लम इन द मार्केट, दिस काइंड ऑफ कंपनीज सफर मच. सो आपको अपना रिस्क बैलेंस करना है और उसके हिसाब से आपको अपना रिटर्न जनरेट करना है. ठीक है, एंड दैट विल कम थ्रू ओनली असेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. सो जैसे मैंने समझाया था, योर पोर्टफोलियो, हाउ यू विल बी डिजाइनिंग योर पोर्टफोलियो. आपके पास एवेन्यूज क्या क्या है, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स. ठीक है, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डेट म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ.
मैं अपना पैसा थोड़ा कैश में रख सकता हूँ फॉर इमरजेंसी, मैं रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ये 4 इन्वेस्टमेंट बास्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैंने एक राइट असेट एलोकेशन कर लिया, ठीक है। आई हैव गिवन अ बैलेंस्ड डाइट टू माई पोर्टफोलियो। सो once I have done a right allocation, I have done enough diversification in my portfolio, then I have to understand the how of the right asset allocation. अब मुझे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग टू मेरा गोल है कि मुझे मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना है, राइट। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे, मेरा बेटा 3 साल का है, तो मुझे वो बेटा जब बड़ा होगा तो मुझे उसके हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है। तो माई ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्लियर दैट आई हैव टू प्लान फॉर माई हायर एजुकेशन। कोई और रहेगा जिसको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, कोई और रहेगा जिसको घर बाय करने के लिए प्लान करना है, कोई और रहेगा जिसको अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए फंडिंग करने के लिए इन्वेस्ट करना है, पैसे सेव करने हैं, पैसे ग्रो करना है। सो ऑब्जेक्टिव जब आपने डिफाइन कर ली, देन कम्स द टाइम होराइजन। अब मैंने मेरा एग्जांपल लिया था जब मैंने फॉर माय चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, जहाँ पे मेरे बेटे की एज आज 3 साल की है। मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई व्हेन ही रीचेज 18 ईयर्स ऑफ एज और 20 ईयर्स ऑफ एज, ही विल रिक्वायर मनी फॉर हिज हायर एजुकेशन, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने टाइम होराइजन कैलकुलेट कर लिया। करंट एज इज़ 3 ईयर्स और फ्यूचर एज जो है वो 18 to 20 ईयर्स है। तो मेरे पास 15 ईयर्स का टाइम है टू एक्यूमुलेट सम अमाउंट फॉर हिज हायर एजुकेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेप था, मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर डिफाइन हो गया। अब मैंने टाइम हॉराइजन भी कैलकुलेट कर लिया। और थर्ड है, मैंने रिस्क प्रोफाइलिंग अपनी समझ ली, ठीक है। व्हाट इज़ माय रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, व्हाट इज़ माय रिस्क एपेटाइट, ठीक है। वो तीनों डिफाइन करके मैंने अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो डिफाइन कर लिया, जहाँ पे मैंने इक्विटी में कुछ पैसा रखा है, डेट में कुछ पैसा रखा है, गोल्ड में पैसा रखा है, लिक्विड में पैसा रखा है। सो मैंने इन्वेस्टमेंट एवेन्यू समझ लिए, मैंने ऑब्जेक्टिव, टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइलिंग समझ के मैंने एक अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया। सो ये दोनों चीज़ करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरी बेनिफिट्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर लिया, राइट। तो रिस्क रिड्यूस करके आई विल बी एबल टू अचीव माई लॉन्ग टर्म गोल्स। आई एम ऑन अ क्लियर पाथ ऑफ माई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, वेर मैंने, जहाँ पे मैंने गोल डिफाइन कर रखा है। गोल क्या है, टू फंड माई चाइल्ड हायर एजुकेशन। सो आफ्टर डूइंग दिस आई एम इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई फाइनेंसेस, राइट। मैं काफ़ी अपने फाइनेंसिस पे कंट्रोल रखा हुआ है, जहाँ पे मुझे पता है कि हर महीने मुझे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है फॉर माई चाइल्ड हायर एजुकेशन, और वो पैसा मुझे टच नहीं करना है, विड्रॉ नहीं करना है, और उसको कंपाउंड होने देना है और वेल्थ क्रिएट होने देना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the right asset allocation and diversify your investments. When you do this, you have to do nothing after that. आपने बीज बो दी है, ठीक है, आपने फर्टिलाइजर्स डाल दिए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसको पानी देना है। एक बार जब वो 2 फीट 3 फीट का पेड़ पौधा हो जाता है, देन इट इज एबल टू विदर ऑल द क्लाइमेट एंड ऑल द वेदर्स, राइट। थोड़ा बड़ा हो गया पेड़, थोड़ा वेल्थ क्रिएट हो गया, then it will automatically keep on compounding on itself. And what I have to do is I have to keep on investing on a consistent basis. So 5th एक्शन प्लान क्या है, जब मैंने ये 3-4 चीज़ कर ली है तो मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ही पेशेंट तरीके से इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। अगर मैं हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे वो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करनी है और पेशेंटली उस पैसे को ग्रो होने देना है। आई डो नॉट हैव टू, मार्केट में इतने सारे शोर शराबे चलते हैं, इतना सारा न्यूज़ आता है। अगर मैं लास्ट 1991 से लेके अब तक की जब हिस्ट्री देखूं, तो देर आर 1000 ऑफ इवेंट्स विच हैज अकर्ड एंड विच हैज पुल्ड डाउन द मार्केट मैनी टाइम्स, बी इट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, बी इट Y2K IT बूम, be it 2008 global financial crisis, be it Brexit, be it कोरोना, सारे प्रॉब्लम्स को फैक्टर इन करने के बाद भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है।
सो देर विल बी टू मच ऑफ नॉइजेज इन फ्यूचर ऑल्सो. ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलते रहेगा, बट हमें वो नॉइज अवॉइड करना है, अपने आप को पेशेंट रखना है और इन्वेस्टेड रहना है. ठीक है. सो दिस इज द फिफ्थ action plan that you have to consider when you want to grow your wealth on a consistent basis. And this is what Warren Buffett says: the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. आप एवरीडे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, रोज ले बेच बाय सेल करते रहोगे, then you will not be able to make more wealth for yourself than the person who has invested and waited and who has invested, was patient and waited for long. Right? This is how Warren Buffett has created wealth for himself. उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, he is a long term investor and a extreme long term investor. Extreme long term is like somewhere beyond 30 years. So सबसे the sixth action plan that you have to focus is you have to rebalance and review your portfolio. You have to first review your portfolio and then if it is required then rebalance your portfolio. अगर ज़रूरत नहीं है रीबैलेंस करने की तो जरूर अननेसेसरी उसको चेंजेस नहीं करना है. पहले आप रिव्यू कीजिए, इज इट compliant with my goals, is it compliant with my asset allocation, is it compliant with my strategy. If it is doing good, then you just review it and do nothing. If it is required, then you do the rebalance of your portfolio. So this is the sixth point action plan that you have to take care of while getting the benefit of power of compounding. The last is you have to minimize the cost. It is very important to understand to minimize the cost. If you are invested in a high cost product, you have to come out of that and invest in a low cost product. Sorry. For example, if you have invested in a traditional investment like a PPF or a public provident fund or a life insurance policies ka endowment plan or any other policies of such kind, you have to come out of that, review your investment, current investment and restructure your investment where you are able to reduce your cost. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, जितना कम कॉस्ट रहेगा उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज 10, 15, 20 ईयर्स में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. So this is the seventh action plan that you need to take care whenever you are taking the advantage of power of compounding. So it's time for action. Once you have understood the importance, the benefit of power of compounding, you have to implement these 7 action plans. Right? Implementation, जब तक मुझे पता है सब कुछ है, बट मैं implement नहीं करता तब तक मेरे benefit का नहीं है वो चीज़. I know if I am able to implement and execute it properly, no one will be able to stop me from creating a wealth from my investments. So implementing a successful power of compounding strategy will require a combination of this 7-point action plan. एक, आपको start early करना है, consistent investment करना है, आपकी जो भी earnings आ रही है वो आपको reinvest करनी है, आपका पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाई रखना है सो दैट यू रिड्यूस योर रिस्क एंड जनरेट बेटर रिटर्न्स. सो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमेशा बेटर मिले. आपको पेशेंट रहना है और इन्वेस्टेड रहना है. टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो रीबैलेंस करना है, वरना अननेसेसरी रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. और आपको आपका कॉस्ट मिनिमाइज करना है. सो here we have completed the third part, which is the 7-point action plan for getting the benefit of power of compounding. So if you have any question regarding this, you can ask me, or we can do one-to-one session also for this. Hope so. Everyone has understood the benefit of power of compounding, the importance of power of compounding, and the 7-point action plan. Yes sir. आपने इतने अच्छे से समझाया, अभी कोई डाउट ही नहीं फिलहाल. Thank you so much. Anyone else has any question, any doubt on this? Pritesh,
Any question? Okay. Anyone else? आज का सेशन यहीं पे एंड अप करेंगे एंड वी विल मीट इन अनदर सेशन इन नेक्स्ट मंथ सो दैट यू अंडरस्टैंड द small things about finances. In this video, in this webinar, we have tried to make you understand the importance of power of compounding. Hope you have taken the note of it and use it and utilize it for your benefit while you are managing your personal finances, right? Okay, sir. Thank you so much. So I'll end up the meeting here. And if you have any question, you can ask me directly. You have my number, right? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.